हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर बीएसटी क्लास। आज हम देखते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। इसके पहले हम बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं SCBI के बारे में। SEBI has been set up as a statutory board in 1992 with a view to protect the interest of the investors in securities, to promote the development of securities market, to regulate the functions of the securities market. इसको 1992 में शुरू किया था ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सिक्योरिटीज को के इंटरेस्ट को बचाया जा सके। कई बार इसमें बहुत पहले फ्रॉड हुआ करते थे, उससे बचने के लिए इसको शुरू किया गया। उसके बाद में सिक्योरिटी मार्केट्स को डेवलप करने के लिए एंड वहां पे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए भी इसको शुरू किया गया। उसके बाद में रेगुलर फंक्शंस, यहाँ पे पहले ये रेगुलेट द फंक्शन, सारे फंक्शंस जो सिक्योरिटी मार्केट के हैं प्रॉपरली पहले नहीं हुआ करते थे बहुत सही तरीके से, उनको सही तरीके से करने के लिए इसको शुरू किया गया। दीज आर द इस सोच के साथ में इस मार्केट को शुरू किया गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स डाले गए थे। SEBI has emerged as a regulatory body with the objectives to promote fair dealing by the issuers of the securities। जो securities issue करते हैं उनके साथ में fair dealing करने के लिए इसको शुरू किया गया। जो पहले बहुत गड़बड़ियां हुआ करती थी उसको उससे बचाने के लिए। Then to ensure marketplace whereby the insurers can raise funds at low costs। इसके बाद में एक ऐसा जगह मिला जो उन लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जो अपने बिजनेस के लिए फंड्स इकट्ठा करने कम कॉस्ट में फंड्स इकट्ठा करना चाहते हैं। Then the third is to protect and safeguard the interest and rights of the investors to ensure steady flow of funds into the market। इसके बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स को और उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ताकि जो मार्केट में फ्लो है, फंड का फ्लो है, वो बहुत स्मूथली हो सके एंड सही तरीके से होता रहे, इसके लिए इसको शुरू किया गया। Then to regulate and develop a code of conduct at fair practices and fair practices to be adopted by intermediaries, brokers, merchant bankers, etc. so as to make them competitive and professional। का जो ब्रोकर्स होते हैं, बिचौले जो होते हैं, उनको सही तरीके से डील करने के लिए एंड प्रोफेशनल तरीके से काम करवाने के लिए इस SEBI को एस्टेब्लिश किया गया था। देन फंक्शंस ऑफ SEBI। Functions of SEBI are protective functions, developmental functions and regulatory functions। तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक है पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा है डेवलपमेंटरी फंक्शन एंड तीसरा है रेगुलेटरी फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या है, इट चेक्स प्राइसेस, rigging by prohibiting unfair practices and keeps a watch so that they may not inflate or depress the market। मार्केट को नहीं खराब करने के लिए हमेशा एक चेक रखता है ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से कोई काम ना हो, इसके बारे में ध्यान देता रहता है। इसका पहला काम होता है। देन प्रोटेक्टिव फंक्शन में then checks fraudulent practices by companies entering the market with fresh issues of securities such as misleading information in the purchases। इसके बाद में जो कंपनीज नए शेयर्स लेके आती है एंड गलत इंफॉर्मेशन के साथ में अपना सिक्योरिटीज को, अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज को बेचना, इश्यू करना चाहती है, उनको रोकने के लिए, रोकने का काम भी ये करता है। देन SEBI undertakes steps to educate investors। उसके बाद में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको सारे चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम भी SEBI करता है। देन SEBI promotes fair practices and code of conduct in securities market। इसके बाद में यहाँ प्रॉपरली काम करने के लिए भी सिक्योरिटीज मार्केट में ये SEBI जो है वो बहुत हेल्प करता है। देन डेवलपमेंटल फंक्शंस। इसके बाद में इसके डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या क्या है। द डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ SEBI आर, it undertakes programs to training of intermediaries। जो काम करने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स है या रेस करने वाले, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी करता है। देन इट परमिट्स इंटरनेट थ्रू द रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स है उनको इंटरनेट का भी पूरा का पूरा सुविधा देता है। देन इट हैज एन ऑप्शनल एंड अंडरराइटिंग ऑफ द न्यू इश्यूज। नए इश्यूज के लिए जो ऑप्शनल इट हैज में वो ऑप्शंस बनाया है जहां नए इश्यूज भी हो सकते हैं। एजुकेट द इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट वर्किंग्स। इसके बाद में हर कोई नहीं जानता है कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है, तो इन्वेस्ट जो करना चाहते हैं उनको स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे करके उनको बताता भी है कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है एंड उन्हें किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। Then the third is regulatory functions। The regulatory functions of SEBI are as follows। It regulates the business by enforcing rules and regulations। अलग अलग तरह के रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं ताकि बिजनेसेस जो है बहुत सही तरीके से जा सके।
Then it registers and regulates the working of collective investment schemes including mutual funds. इसके बाद में सारे अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से हैं, उनका वर्किंग प्रोसेस कैसा है, ये पूरा यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड्स का भी उन पूरे के लिए नियम कानून बनाए गए हैं एंड सबको रजिस्टर किया गया है. देन प्रमोट्स एंड रेगुलेट्स सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस. उसके बाद में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो खुद अपने तरह से चलते हैं उनको भी रेगुलराइज कर दिया और उनको भी बढ़ावा देता है कि रूल रेगुलेशन के अनुसार वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को खुद ही कैसे आगे बढ़ा सके. देन प्रिस्क्राइब्स द रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज इन कैपिटल मार्केट. इसके बाद में जो बिचौले होते हैं, जो बीच में ब्रोकर्स या इंटरमीडिएटरीज होते हैं, उनका रोल क्या है, उन्हें कैपिटल मार्केट में किस तरह से काम करना है और क्या क्या करना है, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है. Then keeps an eye on the OTCEI and ensures the exchange services in right perspectives for the small companies. उसके बाद में OTCEI पे भी एक नजर रखा रहता है एंड जो स्मॉल कंपनीज में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको किस तरह से डील करना है, इस पे भी वो ध्यान रखता है. Then besides the above broad functions, SEBI inspects the activities of various intermediaries and takes suitable actions against defaulters. It has also established appellate tribunal and that gives judgment of referred cases. इसके बाद में इतने सारे ऊपर के कामों के साथ साथ वो एक और चीज करता है कि वो जो ध्यान देता है कि जहाँ पे अगर कोई डिफॉल्टर है, जिसको कोई नुकसान हुआ है गलती से, उन गलतियों को वो सुधारने का भी काम करता है एंड उसका एक अपना कोर्ट के जैसे, जिसे हम कोर्ट भी कह सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहाँ पे जो जजमेंट होता है उन केसेस का जिनको रेफर किया गया है. देन डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ डीमैट अकाउंट. उसके बाद में डीमैट अकाउंट हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि शेयर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सिक्योरिटीज खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है. डीमैट रिफर्स टू अ डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट or for individual Indian citizen to trade in the list stocks or debentures required for the investors by SEBI. It is a process where share certificates are taken and deposited in this account with depository participant DP for the deals as and when necessary. His account with DP simply debit or credit with number of shares. Selling and purchasing through DMAT is a new practice. DMAT number is quoted for all the transactions. ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे सिर्फ अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम किया जाता है. ये एक नया सिस्टम शुरू किया गया है जिसमें हर बेचने या खरीदने वाले का एक अकाउंट रहता है, उसको एक नंबर दिया जाता है एंड उसी के अकॉर्डिंगली उनके शेयर्स जो है, नंबर्स जो अमाउंट नंबर्स वहां पे डेबिट या क्रेडिट कर दिए जाते हैं. Then the next is depository services. The Depository Act 1996 introduces the services under this. Physical securities are converted into electronic ones. The constitutions are the depositories, the depository participants. जो पहले जो सिक्योरिटीज फिजिकल पेपर में होते थे उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलने का काम किया जाता है. यहाँ पे ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपोजिटरी, दूसरा है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एंड द तीसरा इज इश्यूइंग कंपनी एंड चौथा इज द इन्वेस्टर. ये चार लोग इसमें एक्टिव रहते हैं. Now the depository. The depository is an institution which holds the shares of the investors in these electronic forms to facilitate transactions by means of book entry. At present, there are two depositories in India. National Deposit Securities Limited, which is jointly promoted by IDBI, UTI and NSE in 1996. Then the other is Central Depository Limited, CDL, which was set up in 1958 by BSE and Bank of India. इन लोगों के साथ में मिलकर शुरू किया गया है. ये सबसे पहले डिपॉजिटरी का काम करते हैं, ये सर्टिफिकेट्स इनके पास होते हैं. देन द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अ डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग अ pool of pre-verified shares held in electronic mode to offer effective settlement of transactions. It is like bank, broker, financial institutions or custodian acting as an agent. पहले था जो बेचने वाला है, अब है जो कि वो डिपॉजिट करेगा इंस्टीट्यूशंस में. उसके पास में सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स होते हैं जिसके आधार पर वो ट्रांजैक्शंस को सेटल करता है. इसमें अधिकतर या तो ये कैसे होंगे ना, बैंक वाले होंगे या कोई ब्रोकर्स होंगे या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं. देन द इश्यूइंग कंपनी. इसके बाद में ये तो दो थे, जो एक लेने वाले हैं और एक देने वाले हैं. दूसरा है जो मैं एकदम आपको सिंपल सी भाषा में बता रही हूँ.
Then issuing company, it is that organization which issues the securities and sends a list of shareholders to the depositors. उसके बाद में जो depositors हैं उनको ये shareholders के list को भेजता है and सारी securities को issue करता है. Then the investor is a person who wants to deal in shares and whose name is recorded in the depository. The investor is the real owner of the securities who has lodged them with the depository through the book entry till date he disposes them. ये इन्वेस्टर जो है वो पर्सन है जो शुरू में अपने नाम को शेयर होल्डर्स की लिस्ट में डाल के रिकॉर्ड करवाया था एंड वो तब तक उस नाम से रिकॉर्डेड रहता है. ये बाहर की पार्टी है और ये तब तक उसमें रिकॉर्डेड रहता है जब तक ये अपने शेयर्स अपने सिक्योरिटीज को खत्म नहीं कर देता है. अगर वो अपने सिक्योरिटीज को खत्म कर देता है तब उसका नाम उसमें से उस लिस्ट से हटा दिया जाता है. इसके बाद में आते हैं हम डिमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस एट अ ग्लांस. उस तरह से ये जो प्रोसेस हो रहा है वो किस तरह से होता है. द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. इन्वेस्टर फिल्स अ डीमैट रिक्वेस्ट अकाउंट. सबसे पहले ये एक डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म को भरता है. उसके बाद में उसको डिपॉजिटरी रिगार्डिंग रिक्वेस्ट, उसके बाद में डीपी इनिशिएट्स द उसके बाद में वो प्रोसेसिंग होती है. देन डीपी सबमिट्स द सर्टिफिकेट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ द इश्यूइंग कंपनी. फिर ये जो डीपी है वो उसको सबमिट कर देता है. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो इश्यूइंग रजिस्ट्रार को सर्टिफिकेट सबमिट करता है. देन रजिस्ट्रार कंफर्म्स द डिमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिटरी. रजिस्ट्रार जब कंफर्म कर देता है देन डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ द सर्टिफिकेट इज डन बाय द रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार ही इसको खत्म भी करता है. देन रजिस्ट्रार अपडेट्स द अकाउंट्स एंड इन्फॉर्म्स डिपॉजिटरी रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ द डिमेटेरियलाइजेशन. डिमेटेरियलाइजेशन का कंप्लीशन हो गया है करके ये रजिस्ट्रार अपडेट करके सारे अकाउंट्स को डिपॉजिटर को इन्फॉर्म कर देता है. डिपॉजिटरी अपडेट्स द अकाउंट्स एंड इन्फॉर्म्स द डीपी. उसके बाद में डिपॉजिटर अपडेट अकाउंट्स को अपडेट करके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म कर देता है. डीमैट अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर इज अपडेटेड बाय द डीपी. इसके बाद में डीमैट अकाउंट जो है वो अपडेट हो जाता है. देन बेनिफिट्स ऑफ द डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट. इसके फायदे क्या है. रिस्क एसोसिएटेड इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म. ये फिजिकल फॉर्म में होने से जो रिस्क रहता था वो खत्म कर देता है. स्मूथ रनिंग एक्सचेंज स्मूथ रनिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होने की वजह से. जो ट्रेडिंग है वो बहुत स्मूथ होती है, कोई लॉसेस नहीं होते. देन एक्सेप्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने की वजह से स्टैम्प ड्यूटी जो लगती थी पहले, जो ऑन पेपर हार्ड कॉपी होने की वजह से जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी वो अब नहीं लगती है. Then dematerialized correctness are performed by banks and other financial institutions to provide credit facilities. इसके बाद में ये बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होने की वजह से कई बार क्रेडिट फैसिलिटीज भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं जहां रिक्वायर्ड होता है. देन द प्रोसेस ऑफ ऑड लॉट स्टैंड्स. इसके बाद में जो प्रोसेस सही जगह में नहीं हो पाया है या गलत है वो रुक जाती है. जो प्रोसेसेस प्रॉपर वे में नहीं हो रही है वो वहीं रुक जाती है. तो जिससे स्टॉक में मार्केट्स में पता चल जाता है कि कौन कौन से प्रोसेसेस नहीं हुए हैं और कहाँ नहीं होने की वजह से क्यों रुके हुए हैं, किन गलतियों की वजह से ये काम रुके हुए हैं. देन एनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी ट्रांसफर्ड इन वन डिलीवरी. उसके बाद में पहले जो होता था जब ट्रांसफर होता था तो उसका लिमिट हुआ करता था. अब लेकिन कितने भी तरह के सिक्योरिटीज जो है वो एक ही डिलीवरी में इसमें किया जा सकता है. इसके बाद में एक और हेडिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं. A demat reduces brokerage charges, makes pledge of hypothecation of shares, enables quick ownership of securities on settlement resulting in increased liquidity, avoids confusion in ownership titles, etc. A demat account helps avoid physical problems associated with share certificates and eliminates risk associated with forgery and loss due to damaged stock certificates, avoid stamp duty and quicker receipts of benefits like stock splits and bonuses, and has the following benefits. ये यहाँ पे कुछ और बेनिफिट्स उसके क्या होते हैं कि पहले जो हार्ड कॉपी हुआ करती थी तो वो कई बार गुम हो जाने की वजह से दिक्कत आती थी. कई बार वो ओनरशिप चेंज हो गया है इसके वो पता नहीं चलता था. इस तरह के स्टैम्प ड्यूटी जो बहुत अधिक लगती थी, लिक्विडिटी जल्दी नहीं हो पाती थी. ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये डीमैट अकाउंट आने के बाद में कंप्यूटराइज सिस्टम आने के बाद में बहुत इजीली
होने लगा है एंड ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट हो गए हैं एंड फॉर्जरी और लॉस जो हो जाता था, जिसको झूठे कॉपी बना लिए जाते थे, वो सारे काम जो है अब बंद हो गए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गर्ल्स। आपका यहाँ पे चैप्टर 10 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।